तो ये कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं रिगार्डिंग द एनेक्सर्स ऑफ द केवाईसी एंड एमएल। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ है गाइडेंस अगेंस्ट द टिपिंग ऑफ। तो जो सीनियर मैनेजमेंट है यहाँ पर उसे सफिशिएंटली गाइड करना है, जो सीनियर मैनेजमेंट है उसे सफिशिएंटली गाइड करना है अपने स्टाफ को कि जो भी आपके नोन में कस्टमर्स हैं तो किसी भी लेवल पर जो कस्टमर है यहाँ पर उसे ये नहीं पता लगना चाहिए कि जो उसकी ट्रांजैक्शन है डेट इज अंडर मॉनिटरिंग। यानी कि इस चीज को हमने कभी भी बाहर नहीं आने देना। यानी कि अगर किसी कस्टमर के ऊपर शक भी है, सस्पिशन भी है कि एसटीआर में हमने उसकी जो ट्रांजैक्शन है उसे आपने रिपोर्ट करना है, फिर भी उस कस्टमर को हमने बताना नहीं है। जो अकाउंट में ऑपरेशन चलते होंगे वो वैसे ही एज इट इज चलते रहेंगे। कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ कि अगर ट्रांजैक्शन को आपने सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट में रिपोर्टिंग करनी है तो ट्रांजैक्शन के जो भी आप अकाउंट में ऑपरेशंस जो है उसे बंद कर देंगे। ओके, तो इस चीज़ का खास करके सीनियर मैनेजमेंट को सफिशिएंटली गाइडेंस देनी है स्टाफ को इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए कि जो कस्टमर हैं वो कस्टमर के अकाउंट के बारे में उसे ये नहीं बताएंगे कि उसके अकाउंट जो है सस्पिशियस एक्टिविटी के कारण या फिर जो कोई भी डिस्क्लोजर है जो किया गया FIO IND के कारण उसके कारण मॉनिटरिंग में है। लेकिन हाँ ये चीज़ है कि जो ब्रांचेज है यहाँ पर वो कस्टमर से पूछताछ कर सकती हैं। यानी कि रेगुलर जब चैनल में आप चला रहे हैं, अपना बिजनेस चल रहा है, तो वहां पर आप रेगुलर वे में जो ट्रांजैक्शंस हैं उनके बारे में, जो एक्टिविटीज चल रही हैं कस्टमर्स की, उनके बारे में उनसे पूछताछ कर सकते हैं ताकि आप जान पाएं कि ये ट्रांजैक्शन जो है कहीं सस्पिशियस तो नहीं है। यानी कि अगर आपको किसी चीज़ के ऊपर सस्पिशन होता है तो आपने पता लगाना है ट्रांजैक्शन के बारे में। तो पहली तो चीज़ ये है ना कि आप कस्टमर का प्रोफाइल देखेंगे अकाउंट में किस तरह से ट्रांजैक्शन हो रही है। बट स्टिल अगर आपके मन में कोई डाउट रहता है रिगार्डिंग द थिंग तो आप कस्टमर से पूछताछ कर सकते हैं ना नॉर्मल वे। एंड जहां पर जो STR है ऑलरेडी अराइज हो चुकी है, ये तो तब है कि जब रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस करें। जब STR जो है वो ऑलरेडी अराइज हो चुकी है, चाहे इंटरनली हुई है, इंटरनली कहने का मतलब है कि आपके AML सॉफ्टवेयर ने की है, अलर्ट जनरेट किए हैं, या फिर ब्रांच ने की है, ब्रांच को लगा कि प्रोफाइल से मैच नहीं खा रहा उसने की है, या फिर एक्सटर्नली की गई है। एक्सटर्नली मीन्स हो सकता है कि किसी ऑथराइज एजेंसी ने या फिर किसी रेगुलेटरी बॉडी की तरफ से, वर्किंग ग्रुप की तरफ से जो नेम्स लिस्ट दी गई है उसके रिलेटेड ट्रांजैक्शन जिसके कारण STR जो है वो राइज हुई है। ठीक है, तो एक्सटर्नली भी हो सकती है। तो दोनों मेथड से अगर STR जो है राइज हो सकती है तो वहां पर इंक्वायरीज तो की जाएंगी, लेकिन इस चीज को इंश्योर करना है कि वहां पर क्लाइंट को या किसी थर्ड पार्टी को ये ना पता लगे कि ये इन ट्रांजैक्शंस की मॉनिटरिंग चल रही है। एंड यही रीजन है कि कहा गया है कि जो रिपोर्टिंग प्रोसीजर होगा ना उसमें जो रिपोर्टिंग लाइंस रहेंगी, रिपोर्टिंग प्रोसीजर में जो रिपोर्टिंग लाइन रहेगी वो मिनिमम टू मिनिमम, इट शुड बी मिनिमम, यानी कि कम से कम होना चाहिए। ठीक है, ताकि कम से कम लोगों तक इस चीज की जो नॉलेज है वो पहुंची हो, कम से कम लोगों को इन चीज़ों के बारे में पता हो, सस्पिशियस ट्रांजैक्शन या सस्पिशियस पर्सन के बारे में पता हो। तो इससे क्या रहेगा, आपकी स्पीड भी इंक्रीज होगी, STR को प्रोसेस करने की स्पीड भी इंक्रीज होगी, फर्दर जो कॉन्फिडेंशियलिटी है वो भी बढ़ेगी, स्पीड भी इंक्रीज होगी, कॉन्फिडेंशियलिटी भी इंक्रीज होगी, एंड असेसिबिलिटी भी बढ़ेगी कि जो प्रिंसिपल ऑफिसर है वो आसानी से जो भी नॉलेज है उसे, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए उसे एक्सेस कर पाएगा। एंड जितने भी प्रोसीजर हो रहे हैं रिगार्डिंग कि आपको रिपोर्टिंग आई ब्रांच की तरफ से या फिर AML की तरफ से, फर्दर जो भी आपने इन्वेस्टिगेशन की है, आपने जो भी डॉक्यूमेंटेशन इकट्ठी की है, आपने कस्टमर का प्रोफाइल चेक किया है, ट्रांजैक्शंस देखी हैं, एक्टिविटी देखी है, जो भी आपने डॉक्यूमेंटेशन की है प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए वो चीज़ें जिनके आधार पर हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। एंड जितनी भी जो सस्पिशियस ट्रांजैक्शन है जिनको प्रिंसिपल ऑफिसर को रिपोर्ट किया गया है उनको आपने डॉक्यूमेंट करना ही करना है। ओके, एंड RBI की गाइडलाइंस हैं कि जो प्रिंसिपल ऑफिसर है वो इंडिपेंडेंटली काम कर सकता है एंड डायरेक्टली ये सीनियर मैनेजमेंट को रिपोर्ट कर सकता है या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिपोर्ट कर सकता है। तो ये डायरेक्टली क्या कर सकता है, सीनियर मैनेजमेंट को या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सीधा रिपोर्ट कर सकता है, ये इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकता है। ओके, नेक्स्ट इट इज रिगार्डिंग द कस्टमर ड्यू डिलिजेंस। तो कस्टमर ड्यू डिलिजेंस में एक चीज को हम कवर करेंगे, डेट इज द इंट्रोडक्शंस। तो इंडिया में काफी फैशन था कि इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में कि जब भी अकाउंट ओपन करवाने जाएंगे तो आपको इंट्रोडक्शन साथ में लानी पड़ेगी।
ठीक है, तो इंट्रोडक्शन को रिकॉग्नाइज किया गया ड्यू डिलिजेंस प्रोसीजर की तरह। इवन जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है 1881 का, उसका जो सेक्शन 131 है वो इसे रिकॉग्नाइज करता है इंट्रोडक्शन को। कौन सा सेक्शन? सेक्शन 131 ऑफ एनआई एक्ट, वो रिकॉग्नाइज करता है किसको? इंट्रोडक्शन को। लेकिन इंट्रोडक्शन सिर्फ एग्जिस्टिंग कस्टमर की होनी चाहिए, ऐसा कोई भी प्रोसीजर नहीं आइडेंटिफाई किया गया है जिसके थ्रू हम कस्टमर को आइडेंटिफाई कर पाए। यानी कि जो FATF की, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की, एंड जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस भी हैं, इनके रिगार्डिंग भी इंट्रोडक्शन जो है वो ठीक है कि आप ड्यू डिलिजेंस के लिए ले रहे हैं, लेकिन एग्जिस्टिंग कस्टमर से ही लेनी है इंट्रोडक्शन, ऐसा कुछ भी चीज जो है वो मैंडेटरी नहीं है, नॉट मैंडेटरी। ठीक है, तो ऐसी कोई भी गाइडलाइंस नहीं है FATF की या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। लेकिन अगर हम KYC स्टैंडर्ड्स के साथ एक स्ट्रिक्ट अधेरेंस रखना चाहते हैं, उसके साथ एक चीज का ध्यान रखना है कि आप जो बेसिक बैंकिंग सर्विसेज जो दे रहे हैं, ठीक है, जो आपने अनप्रिविलेज्ड सेगमेंट को देनी है सोसाइटी के फाइनेंशियल इंक्लूजन के तहत, वो आप नहीं दे पाएंगे। तो उसी के कारण से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने KYC के स्टैंडर्ड्स में फ्लेक्सिबिलिटी को अलाउ किया है। इसका जो सर्कुलर है वो आया था अगस्त 2005 में। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अगस्त 2005 को जिसका सर्कुलर आया था उसके अंडर फ्लेक्सिबिलिटी दी है, फ्लेक्सिबिलिटी फॉर ओपनिंग द अकाउंट्स। सो कहने का मतलब है कि जब पर्सपेक्टिव कस्टमर है वो आपके पास जो KYC डॉक्यूमेंट है जो फर्निश करने के लिए कहा गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस के अंडर, अगर वो नहीं कर पा रहा है तो वहां पर फ्लेक्सिबिलिटी है, यानी कि जो स्मॉल आप अकाउंट खोलते हैं उस केस में कहा गया। नेक्स्ट इट इज रिगार्डिंग द AML सॉफ्टवेयर। तो क्या ये बैंक्स के लिए मैंडेटरी है कि उनके पास AML सॉफ्टवेयर हो, यानी कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग के लिए कोई सॉफ्टवेयर हो उनके पास? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यहां पर गाइडलाइंस देते हुए 22 मई 2008 को ये कहा था, गाइडलाइंस दी थी कि बैंक्स के पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर होना चाहिए, ऐसा सूटेबल सॉफ्टवेयर होना चाहिए जो अलर्ट्स को जनरेट कर सके, जो अलर्ट्स को जनरेट कर सके ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग के लिए। तो अलर्ट्स जनरेट होंगे किस पर्पस के लिए? ट्रांजैक्शंस को मॉनिटर करने के लिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट इसकी ये थी कि आपके पास सॉफ्टवेयर तो हो, लेकिन सॉफ्टवेयर की खासियत क्या हो कि वो रोबस्ट हो। रोबस्ट होगा तभी कर पाएगा ना। अगर आप ऐसे ही कोई सॉफ्टवेयर लगा देंगे जो प्रॉपरली ट्रांजैक्शंस को गो थ्रू नहीं करेगा, तो वो तो एक और लूप होल बन जाएगा सिस्टम में। क्योंकि ट्रांजैक्शंस का वॉल्यूम इतना ज्यादा है, तो सिस्टम जो होना चाहिए, जो सॉफ्टवेयर होना चाहिए, वो रोबस्ट होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो इंटरलिंकिंग कर सके, इंटरलिंकिंग कर सके ट्रांजैक्शंस का। फर्दर ऐसा सॉफ्टवेयर होना चाहिए जो प्रोफाइल को, एक्टिविटी को चेक कर सके एंड उसके बेस पर, ट्रांजैक्शन बेस पर, थ्रेशहोल्ड के बेस पर जो एरर है, जो अलर्ट है, उसे थ्रो कर सके। सो AML सॉफ्टवेयर करता क्या है? AML सॉफ्टवेयर एक आपको इंटरफेस प्रोवाइड करता है। ये एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू आप कोर बैंकिंग सिस्टम का जो डाटा है वो अपलोड करते हैं। इस सॉफ्टवेयर के ऊपर आप पीरियोडिकल बेसिस पर अपलोड करते हैं, या फिर आप उसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो या तो आप जो CBS को डाटा है उसे अपलोड करते हैं किसके ऊपर? AML सॉफ्टवेयर के ऊपर, या फिर आप CBS में ही इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ओके, जहां पर ये इंफॉर्मेशन के बेस पर अलर्ट्स को जनरेट करेगा जिन्हें बैंक के द्वारा इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। तो व्हाट शुड बी द फीचर्स? तो अल्टीमेट फीचर्स क्या होने चाहिए ना, कि जब बैंक ने कोई ऐसा सॉफ्टवेयर डिप्लॉय करना है या आउटसोर्स करना है तो उसके क्या फीचर्स होने चाहिए? तो सबसे पहली चीज है रिगार्डिंग द CTR, दैट इज कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। तो ऐसा जो सिस्टम हो वो कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट को ऑटोमेटिकली जनरेट कर सके, यानी कि जो आपने रिपोर्ट भेजनी है FIUIND को कैश CTR की, ठीक है, उस रिपोर्ट को ये ऑटोमेटिकली जनरेट कर सके। क्योंकि कैश CTR क्या है? कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट क्या है? जहां पर एक थ्रेशहोल्ड के बेस पर जो आपकी रिपोर्टिंग आपने करनी होती है, डिफरेंट डिफरेंट रूलिंग्स हैं। एक महीने में 10 लाख से ऊपर होगी, या फिर सिंगल ट्रांजैक्शन जो आपकी 10 लाख से ऊपर होगी, तो उस केस में क्या है? ट्रांजैक्शंस को रिपोर्ट करना पड़ता है। तो वो क्राइटेरिया हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहां पर सिंपली है कि ये थ्रेशहोल्ड के हिसाब से FIUIND के लिए ऑटोमेटिक प्रोसेस में जो रिपोर्ट है उसे जनरेट कर सके। फर्दर इट इज अ कस्टमर रिस्क कैटेगराइजेशन, दैट इज CRC। तो ऑटोमेटेड लेवल पर
सूटेबल मेजर्स ली जा सकें कस्टमर रिस्क कैटेगराइजेशन के हिसाब से। यानी कि जैसे मैंने आपको बताया था कि पैरामीटर चेक करने हैं, प्रोफाइल चेकिंग करनी है, एक्टिविटी को चेक करना है, तो वो बेसिकली क्या है, कस्टमर रिस्क कैटेगराइजेशन के बेस पर रिपोर्टिंग करेगा। फाइन। थर्ड तो बिल्कुल सिंपल सी चीज है कि ये अलर्ट जनरेट कर सके सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस के, तो अलर्ट जनरेशन कर सके ये, यानी कि जो भी कॉन्फ़िगरेशन हमने डाली है, जो भी इसमें पैटर्न्स डाले हैं, जो भी प्रोडक्ट टाइप डाली है, कस्टमर रिस्क डाला है, उसके बेस पर ये अलर्ट जनरेशन कर सके। देन द फोर्थ फीचर इट कुड बी द केस मैनेजमेंट। सो ये सिस्टम जो है फ्लेक्सिबल होना चाहिए, यानी कि बैंक की कस्टमाइजेशन के हिसाब से जैसा सिस्टम बैंक को चाहिए उस तरह से आप इसको मैनेज कर सकें। यानी कि केस टू केस अगर आप मैनेज करना चाहते हैं वो भी कर सकें, अगर कोई अटैचमेंट फैसिलिटी है, रीसाइनमेंट करनी है, वो फैसिलिटी भी हो, आपने कोई कमेंट लिखने हैं एंड आपने कोई फ्लेक्सिबल टेम्पलेट करना है जिसके थ्रू आप डिलीजेंस को रिकॉर्ड कर सके, वो भी इसमें शामिल होना चाहिए। फिफ्थ इज द इन्वेस्टिगेशन टूल्स। तो अब आपने अलर्ट्स जनरेट कर लिए हैं, लेकिन अब आपको इन्वेस्टिगेट करना है, तो उसके रिगार्डिंग जो टूल्स हैं दैट शुड आल्सो बी देयर, वो भी यहां पर प्रेजेंट होने चाहिए। डेटा कवर्ड अंडर द इन्वेस्टिगेशन टूल्स। तो एएमएल सिस्टम जो है उसमें मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस का फीचर भी होता है। मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस मतलब जो मैंने आपको बताया था ना, यहां पर इंटरलिंकिंग। इंटरलिंकिंग कहने का मतलब क्या है, आप एक ही कस्टमर के डिफरेंट अकाउंट्स को चेक करें कि कौन कौन से अकाउंट से यहां पर पैसे आए हैं, कितनी ट्रांजैक्शन आई है, कैसे पैसे गए हैं, तो आप उसके बेस पर पैटर्न को चेक कर सकते हैं, वो आपकी इन्वेस्टिगेशन में हेल्प कर सकता है। ओके, देन इट इज सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं कि आप अलर्ट जनरेट कर सकते हैं सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट के बेस पर, यानी कि आप कुछ डाटा जो है पॉपुलेट करेंगे, कुछ पैटर्न डालेंगे, सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस को जनरेट करेंगे। एमएल यूनिट जो है सस्पिशियस ट्रांजैक्शन को जनरेट करेगा, उनकी इन्वेस्टिगेशन करेगा, प्रिंसिपल ऑफिसर के पास जाएगा। अगर प्रिंसिपल ऑफिसर को लगेगा कि हाँ ऐसा जो कुछ है हो सकता है, तो उसके हिसाब से वो डाटा या तो डेजिग्नेटेड डायरेक्टर के पास भेजेगा, नहीं तो उसे फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है उसके लिए भेजेगा, नहीं तो उसे अगर कैंसिल करना है तो उस अलर्ट को कैंसिल कर देगा। ओके, देन द लास्ट वन इट इज अ रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग यानी कि रिपोर्ट्स को जनरेट करने के लिए आपको फर्दर जो है रिपोर्ट चाहिए हो सकती हैं, आपको इंफॉर्मेशन रिपोर्ट चाहिए होती हैं, आपके मैनेजमेंट को रिपोर्ट चाहिए होती हैं, तो उसके बेस पर जो ये सॉफ्टवेयर है वो रिपोर्ट्स को भी जनरेट कर सकता हो। तो इन फीचर्स के हिसाब से जो बेस्ट सूटेड सॉफ्टवेयर है एक ऑर्गेनाइजेशन को देखते हुए, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के साइज को देखते हुए, आप उस सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय कर सकते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में।